एफएमसीजी एक और एक सेक्टर है जिसमें पर से आप कॉन्ट्रा में उसको फिट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो 2012-13 से लेके 2018-19 तक के सेक्टर ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए थे। काफी री रेटिंग हुआ था, अर्निंग्स ग्रोथ भी काफी अच्छी थी, मार्जिन्स इंप्रूव किए थे। तो कुछ लोगों की थॉट प्रोसेस में नंबर्स से चालू करते हैं, मैं चालू करता हूँ बिजनेस कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, क्यों अच्छा कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो बेसिक फंडामेंटल क्या बोलता है। बेसिक फंडामेंटल ये बोलता है कि अगर आप इक्विटी एज एन एसेट क्लास को देखेंगे पिछले 10-15-20 साल में, तो वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न्स देते हैं एज एन एसेट क्लास इक्विटी। अब निवेशकों को ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि रिस्क और रिवॉर्ड साथ में चलते हैं, तो रिस्की भी होते हैं। बट वहां पर मेरा मानना है कि अगर आपका टाइम होराइजन लंबा है तो वो एक्चुअली रिस्क को कम कर देता है। वॉलेटिलिटी और रिस्क दो अलग अलग चीजें हैं। वॉलेटिलिटी ये जर्नी में शायद स्मॉल कैप और मिड कैप में आपको ज्यादा दिखेंगे, ओके, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। पॉइंट टू पॉइंट अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। इफ यू कंपेयर स्मॉल कैप वर्सेस मिड कैप वर्सेस लार्ज कैप, आप प्लीज पेशेंस रखिए। मतलब 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना रिटर्न्स नहीं बना, वैसा मत सोचिए, ओके। और थोड़ा मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म अपना टाइम होराइजन रखिए। इन्वेस्टमेंट्स में टेक टाइम टू स्टार्ट डिलीवरिंग रिटर्न्स, बट पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत ही पावरफुल टूल है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड की बात। म्यूचुअल फंड की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। और आज हमारे इस एपिसोड में वी हैव अ वेरी रिनाउंड पर्सनालिटी फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो आज हमारे साथ है मिस्टर रजत चंदक, who is a senior fund manager mutual fund equity at ICICI Prudential Asset Management Company. Mr. Rajat joined ICICI Prudential AMC in May 2008 and he manages the ICICI Prudential FlexiCap Fund and co-manages ICICI Prudential Balanced Advantage Fund, ICICI Prudential Transportation and Logistics Fund and ICICI Prudential Long-Term Wealth Enhancement Fund. Mr. Rajat started his career with ICICI Pru AMC and has been with the AMC ever since with a total work experience of over 15 years. Mr. Rajat completed his BCom from Sindham College of Commerce and Economics in 2005 and an MBA in Finance from the Institute of Financial Management and Research, IFMR, in 2008. Hello everyone and welcome back to Mutual Fund की बात. Thank you so much for joining us again this week. और जैसे हम प्रॉमिस करते हैं कि हर हफ्ते वी ट्राई टू गेट अ न्यू स्पीकर एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पीकर फॉर ऑल ऑफ यू, तो आज हमारे साथ है मिस्टर रजत चंदक, who is a senior fund manager equity at ICICI Pru Asset Management Company. Rajat, thank you so much for joining us today, and honestly, we are very honored to have you at our show today. So, thank you so much for joining us. Thank you for inviting me, Namrata. Thank you. Wonderful. So, Rajat, हमने ना आपके लिए बहुत सारे questions line up किए हैं, and I do believe कि आज के जो सवाल हैं वो हमारे viewers को बहुत सिखाने में, बहुत सारी चीजें सिखाने में मदद करेंगे। तो मेरा जो पहला सवाल है दैट्स ऑफ कोर्स ऑन द इक्विटी मार्केट, और हम सब जानते हैं कि अभी अगर हम इक्विटी मार्केट्स की बात करें तो वी सी सम फॉर्म ऑफ वॉलेटिलिटी एंड दैट्स प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ द व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द मिडिल ईस्ट, राइट? लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर हम इक्विटी मार्केट्स की ही बात करें, यूएस का जो एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है, द एक्सपेक्टेड यूएस एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, that is stronger than expected, right? तो आपको क्या लगता है कि उसकी वजह से यूएस और इंडियन स्टॉक मार्केट्स में क्या बढ़ोतरी दिखेगी? डू यू थिंक उसकी वजह से क्या हम ये वॉलेटिलिटी को थोड़ा मैनेज कर पाएंगे? जी, इसमें एक्चुअली 2-3 चीजें ना पिछले 15 से 20 दिनों में एक साथ हुई हैं ग्लोबली। अगर हम बात करें, जैसे कि 2 चीजों पे तो आपने लाइट डाली ही कि जो मिडिल ईस्ट में जो टेंशन हुआ जियोपॉलिटिक्स के कारण, उसके बाद जो यूएस का जो डेटा आया, जॉब डेटा, जो कि काफी अच्छा आया। इस बीच में पिछले 15 से 20 दिन में एक चीज और चाइना में हुई, जिसमें वहां की गवर्नमेंट ने और वहां के सेंट्रल बैंक्स ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं, कुछ कदम उठाए हैं कि वहां के इक्विटी मार्केट्स को कैसे सपोर्ट किया जाए। एक इक्विटी मार्केट्स को कैसे सपोर्ट किया जाए, और दूसरा वहां के प्रॉपर्टी मार्केट्स के लिए भी उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं। तो एक्चुअली पिछले 20 दिन में काफी घटनाएं घटी हैं। ये तीनों चीज हुई हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है, जो अशांति फैली हुई है, उसके कारण आप देखे होंगे कि थोड़ा सा क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं वो थोड़े से स्पाइक अप हो गए, थोड़े ऊपर चले गए। ऑलमोस्ट ब्रेंट $70 के नीचे चले गया था और अभी वापस 77-78 के पास पहुंच गया था जब ये
मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम शुरू हुई, हमारे मतलब इन्वेस्टर्स को मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत रफली 1.5 बिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है हर साल। तो अगर $1 से भी क्रूड ऑयल प्राइस ऊपर चले जाता है तो $1.5 बिलियन का इंपोर्ट बिल हमारा ऊपर चले जाता है। करेक्ट। जो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए जो अच्छी बात नहीं है। तो जब वो $60 से ऊपर चले गया, $8 से ऊपर चले गया, तो हम 10-12 बिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं। तो एक वो था, और हम जानते हैं कि इतना इंपोर्ट करते हैं, जनरली हमेशा से देखा गया है कि इट इज अ नेगेटिव थिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी कि जब क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर जाते हैं। यूएस का डेटा जो आया है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लास्ट फेड मीट में ऑब्वियसली अच्छा रेट कट किया था सेंट्रल बैंक ने, यूएस में 50 बिप्स से कट किया था। उसके बाद उम्मीद ये थी कि क्योंकि यूएस इकोनॉमी थोड़ी स्लो हो रही है तो आगे जाते हुए भी अच्छे रेट कट्स की उम्मीद बंधी हुई थी। लेकिन ये जो एम्प्लॉयमेंट डेटा आया है इसमें थोड़ा सा चीजों को उलट पुलट कर दिया है। इसका मतलब ये है कि यूएस की इकोनॉमी रीजनेबली स्ट्रांग है अभी भी, और अब लोगों की उम्मीद कम हो गई है कि जो क्वांटम रेट कट का हम सोच रहे थे अगले 6 से 9 महीने, वो डेफिनेटली उसकी उम्मीद कम हो गई है। इक्विटी मार्केट्स थोड़ा सा फनी है ये सब मामलों में लेके। कई बार क्या होता है कि जब डेटा खराब आता है और उम्मीद ये बन जाती है कि अब तो फेड रेट कट करेगा ही, तो कई बार उसको पॉजिटिवली देखा जाता है कि अगर यूएस में रेट कट हो रहा है, रेट कट पॉजिटिव होता है इक्विटी मार्केट्स के लिए एंड स्पेशली इमर्जिंग मार्केट्स के लिए। अगर डेवलप्ड वर्ल्ड में रेट कट हो रहा है तो पैसा ऑटोमेटिकली वहां से लोग एफआईआई इन्वेस्टर्स वहां से निकाल के इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ निवेश उनका बढ़ जाता है। तो जब नेगेटिव डेटा आता है तो भी कई बार लोग उसमें तेजी कर सकते हैं कि अब इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा तो ये तो इक्विटी मार्केट्स के लिए अच्छा है। और यहाँ पर उल्टा भी आप सोच सकते हैं कि जब डेटा अच्छा आया है इसका मतलब इकोनॉमी स्ट्रांग है, तो हमको रिसेशन का जो डर था अमेरिकन इकोनॉमी के लिए वो भी नहीं है, तो दुनिया में सब चीजें ठीक है इकोनॉमी वाइज। तो आप एक ही डेटा पॉइंट को आप दोनों तरीके से देख सकते हैं, और कई बार उल्टा भी देख सकते हैं कि अब रेट कट नहीं होगा क्योंकि इकोनॉमी स्ट्रांग है, तो मार्केट्स के लिए वो नेगेटिवली देखा जा सकता है कई बार। तो ये कई बार होता है, साइकोलॉजी हमेशा प्ले में रहती है, जिनको जैसा डेटा पॉइंट देखना है वैसा देख सकते हैं। बट डेफिनेटली मैं देखूंगा कि ये थोड़ा पॉजिटिव ही है कि अगर यूएस इकोनॉमी रिसेशन में नहीं जा रहा है तो इट इज अ गुड थिंग, तो हमारे मार्केट्स के लिए भी ठीक होना चाहिए। ओके, सो जस्ट टू समराइज इट, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हूँ वर्सेस एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, हाउ शुड आई परसीव द मार्केट? मेरे हिसाब से मार्केट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप बताइए, अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है? ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। मैं हमेशा अपनी टीम में भी बोलता हूँ, कोई बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या मार्केट लग रहा है, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। होता क्या है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी तो हमेशा रहेगी, थोड़ा उतार चढ़ाव तो हमेशा लगा रहेगा, लेकिन जो बड़े मूव्स होने हैं कि मार्केट बहुत जोर से करेक्ट हो सकता है या बहुत ज्यादा तेजी हो सकती है, उनके लिए आपको कुछ बड़े ट्रिगर्स चाहिए। और वो जो ट्रिगर्स होते हैं वो जनरली हमने देखा है, मतलब मैं 16 साल हो गए हैं मुझे मार्केट में, कि वो ट्रिगर्स ना, वो जो आप सोचते नहीं हो ना वहां से आते हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन हो जाएगा, कुछ ग्लोबल क्राइसिस हो जाएगा या वाइसे वर्सा। तो वो जो अनप्रेडिक्टेबल चीजें होती हैं अचानक से, उनके कारण ही मार्केट में बड़ा उतार चढ़ाव आता है। तो वो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। हम एज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हम खाली फंडामेंटल्स पे फोकस कर सकते हैं कि भाई इंडिया का मैक्रो कैसा है, इंडिया की अर्निंग्स ग्रोथ कैसी आ रही है, अर्निंग्स आउटलुक कैसा है, जीडीपी ग्रोथ कैसा है, एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमारे जो बैलेंसेस हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट, फॉरेक्स रिजर्व्स वगैरह सब ठीक हैं, वो फंडामेंटल्स हम देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे वैल्यूएशंस को, वैल्यूएशंस हिस्टोरिकल एवरेज से थोड़े ऊपर हैं, हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास हैं या उनके नीचे हैं। तो अगर आज हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली वैल्यूएशंस थोड़े ऊपर की तरफ हैं अपने मार्केट्स, हमारे मार्केट्स के लिए। तो वो ये सब चीज हम देख सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है किसी के लिए भी। I'm just asking because behaviorally जब मार्केट्स थोड़े वॉलेटाइल होते हैं तो हमने दोनों तरीके के इन्वेस्टर्स देखे हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स जो पैसा निकाल लेते हैं कि अरे पता नहीं और कितना गिरेगा, और ऐसे इन्वेस्टर्स जो और इन्वेस्ट करते हैं कि अरे मार्केट गिरी है। तो सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम बोथ द पर्सपेक्टिव कि एज एन इन्वेस्टर क्या करना चाहिए। एक पर्सपेक्टिव ये जरूर है कि थोड़ा सा कॉन्ट्रा स्टाइल अगर हो तो हमारे हिसाब से, मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में, वो जनरली ओवर टाइम ठीक ही करता है।
यानी कि मार्केट अगर करेक्ट हो रहा है, एक्चुअली लोग उल्टा करते हैं। लोग, होता क्या है कि मार्केट जब चढ़ रहा होता है तो लोगों को लगता है कि तेजी है, अभी पैसा डालना चाहिए, और जब गिर रहा होता है तो कई बार डर आ जाता है। तो जो वो ग्रीड एंड फियर जो हम लोग यूज करते हैं काफी ऑफन बिहेवियरली, आई थिंक उसमें अगर हम थोड़ा सा कॉन्ट्रा ऐड कर सकते हैं एज एन इन्वेस्टर मार्केट्स में, आई थिंक ओवर लॉन्ग टर्म हमने देखा है हमारी टीम में कि वो डेफिनेटली वो काफी हेल्प करता है, एक एज आपको दे सकता है। जब बाकी मतलब मार्केट में डर का माहौल है या मार्केट करेक्ट हो रहा है, एक्चुअली वैल्यूएशन सस्ते हो रहे हैं, तो वैल्यूएशन सस्ता हो रहा है तो आपको अपना निवेश बढ़ाना चाहिए मार्केट्स में। तो वो सोच हम एज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रखते हैं, और हमने देखा है कि अक्रॉस डेकेड्स नाउ कि वो डेफिनेटली हेल्प करता है एक रिटर्न्स को बेटर करने में हमारे फंड्स के लिए। ओके तो अभी आप रजत, यू टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रा स्टाइल, सो लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन। जब हम सेक्टर्स की भी बात करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ सेक्टर्स एंड आई थिंक हर इन्वेस्टर ये जानना चाहता है कि मुझे कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा सेक्टर आगे जाके बहुत अच्छा करने वाला है, एंड क्या ऐसे कोई सेक्टर्स हैं जिन पे हम कॉन्ट्रा बेट्स ले सकते हैं? I mean, since you're talking about contra bets anyways, help us understand कि ऐसे कोई sectors हैं कि जिनमें हम contra bets ले सकते हैं। And also, we have seen कि अगर हम sectors की बात करें तो consumer discretionary sector एक ऐसा sector जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा bullish हैं, तो help us understand कि ऐसा क्यों है? ओके, तो दो सवाल हैं। एक तो कॉन्ट्रा बेट्स आज कौन से सेक्टर्स में जो हमें लगता है कि इट मेक सेंस कि लोगों को शायद वहाँ इन्वेस्टमेंट अपना थोड़ा बढ़ा सकते हैं। कॉन्ट्रा स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग जो है उसका जो बेसिक ये है कि कुछ शायद सेक्टर में या कोई कंपनी में कुछ चीजें थोड़ी ठीक नहीं चल रही हैं, जिसके कारण इन्वेस्टर्स को उनमें इंटरेस्ट नहीं है, जिसके कारण उनका वैल्यूएशन जो है वो थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया है। एंड हम बिलीव करते हैं कि सब कुछ अल्टीमेटली थोड़ा सा साइकिल है, खराब समय आता है, अच्छा समय भी आएगा, तो मीन रिवर्जन जिसको हम बोल सकते हैं। तो उस मामले में आज की डेट में कुछ सेक्टर्स जो हमें लगता है कि एक कॉन्ट्रा अपॉर्चुनिटी है, एक है प्राइवेट बैंक्स। अगर आप देखें तो इंडस्ट्री में सब कुछ ठीक चल रहा है एक्चुअली बैंकिंग में, बट वैल्यूएशंस फिर भी अट्रैक्टिव हैं काफी, क्योंकि लोगों को थोड़ा कुछ डर बना हुआ है कि शायद लोन लॉसेस जो हैं यहाँ से ऊपर जाएंगे। बट हमने जितना भी काम किया अभी तक के ऐसा कुछ कोई भी इनिशियल फील ऐसी नहीं आ रही है कि कुछ बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। छोटा मोटा उतार चढ़ाव हर बिजनेस में चलता रहेगा। सेकेंड है केमिकल्स। केमिकल स्पेस में भी अगर आप देखेंगे तो पिछले 1-2-3 साल में कुछ खास रिटर्न्स नहीं दिए हैं। उसमें पहले कोविड के बाद केमिकल प्राइसेस काफी ऊपर गए, सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन हुआ, तो अर्निंग्स काफी अच्छी आई, चाइना +1 का एक नैरेटिव बना, और स्टॉक्स काफी एक्सपेंसिव हो गए थे ये सब आउटलुक को लेके। उसके बाद लेकिन जब रियलिटी हिट की कि ये इतनी तेजी से तो मूव नहीं कर रहा है, चाइना +1 या कमोडिटी प्राइसेस वहां पर नहीं सस्टेन कर पाए जहां थे केमिकल प्राइसेस, तो उनके बाद उनकी अर्निंग्स में काफी मार पड़ी, और उसके कारण उनके स्टॉक्स भी जो सेक्टर हैं इन जनरल उन्होंने अच्छा नहीं किया है। बट आई थिंक अब वो फेज आ रहा है वापस जब थोड़ा स्टेबिलिटी आ सकती है उनके अर्निंग्स में, एंड वैल्यूएशंस काफी करेक्ट हो गए हैं पिछले 2 से 3 वर्षों में। तो ये एक दूसरा सेक्टर है जो ठीक लग रहा है। एफएमसीजी एक सेक्टर है जिसमें पर से आप कॉन्ट्रा में उसको फिट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो 2012-13 से लेके 2018-19 तक के सेक्टर ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए थे, काफी री रेटिंग हुआ था, अर्निंग्स ग्रोथ भी काफी अच्छी थी, मार्जिन्स इंप्रूव किए थे। लेकिन कोविड के बाद अगर आप देखेंगे तो वो सेक्टर ने उतना अच्छा नहीं किया है, और उसका रिलेटिव वैल्यूएशंस थोड़े से बेटर हो गए हैं वर्सेस जो कोविड के पहले थे। लोगों को उम्मीद कम है कि वहां पे कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट शायद नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन मॉनसून्स ठीक रहे हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा डिमांड पिकअप रूरल साइड में हो रहा है, जिसका बेनिफिट कुछ कंपनीज को मिल सकता है वो स्पेस में। ओनरशिप भी अगर हम देखेंगे तो काफी सारे इन्वेस्टर्स जो हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो थोड़े अंडरवेट बैठे हैं वो स्पेस में। ये सब मिश्रण देखकर ऐसा लगता है कि ये भी एक डिसेंट स्पेस हो सकती है कॉन्ट्रा स्टाइल में अगर किसी को फिट करना है तो। दूसरा सवाल है कि मैं डिस्क्रिशनरी स्पेंड में या सेक्टर्स में काफी बुलिश हूँ। ये बात नहीं है, कई सालों से जब मैं फंड चला रहा हूँ मैं हमेशा से ये स्पेस में जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड जो सेक्टर हम बात कर सकते हैं उसमें ऑप्टिमिस्टिक रहा हूँ।
और उसके मूलतः 2 या 3 ही कारण हैं। एक ये कि कोई भी आप डिस्क्रिशनरी आइटम या प्रोडक्ट या सर्विसेज अगर आप देखेंगे तो उसका पेनिट्रेशन जो है हमारे देश में वो काफी कम स्तर पर है। Okay. अगर हम दूसरे देशों से कंपेयर करेंगे, भले ही वो एयर कंडीशनर्स हो, भले ही वो फुटवेयर हो, भले ही अपैरल्स हो, ऑटोमोबाइल में कार्स हो, एटसेट्रा। मतलब कार्स में इनफैक्ट ऐसा है कि कुछ देशों से तो हम 120th पेनिट्रेशन लेवल है हमारा, 1/5 1/10 नहीं 120th भी है। अगर कुछ डेवलप्ड वर्ल्ड से हम अगर कंपेयर करेंगे तो एक तो पेनिट्रेशन का स्कोप ज्यादा है डिस्क्रिशनरी स्पेंड में। दूसरा चीज अगर हम ये देखें कि इकोनॉमिकली जैसे जैसे आपका पर कैपिटा रियल इनकम ग्रोथ जो बढ़ते रहेगा हर साल 6 से 8% के बीच जो बढ़ेगा, तो अगर हम 3 साल का विंडो लें तो आपकी औसतन एवरेज इनकम भले ही 20 या 25% से बढ़ेगी रियल इनकम, लेकिन मिडिल इनकम या अपर मिडिल क्लास वाले लोग हैं ना, वो उनका क्वांटिटी काफी ज्यादा बढ़ता है। अगर हम बेल कर्व अगर समझते हैं तो वो पूरा बेल कर्व शिफ्ट हो जाता है और बहुत सारे लोग वहां पर एड ऑन हो जाएंगे। और आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं या पर मिडिल क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए, वो उसमें आप बहुत ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकते हैं। आप एक बार फिर जो एक्स्ट्रा सेविंग आपकी जो बनती है एक्स्ट्रा इनकम के कारण, जो इनकम ग्रोथ के कारण, वो उसका फिर इस्तेमाल कंजम्पशन में जाएगा, डिस्क्रिशनरी स्पेंड में जाएगा। एंड इसीलिए मुझे लगता है कि वहां पे ग्रोथ का जो रनवे है वो काफी समय तक के अच्छा हो सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक रियली एक मतलब 8 से 10 साल का एक थीम बोल सकते हैं डिस्क्रिशनरी स्पेंड, जो कि मेरे ख्याल से हमारे देश में काफी अच्छे तरह से ग्रोथ करना चाहिए। ओके, सो विच मीन्स दैट ऐसे जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो कॉन्ट्रा बेट्स लेना चाहते हैं, आई थिंक देव गॉट अ गुड लिस्ट ऑफ सेक्टर्स दैट दे कुड लुक एट फॉर श्योर, एंड ऑफ कोर्स कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जिसके बारे में आपने बोला। हाँ, fair enough. Okay. So Rajat, let me ask you this next question. We have growth style of investing, we have value style of investing. Fund managers भी हमने देखे हैं कि या तो growth fund managers होते हैं या value oriented fund managers होते हैं, depending on the investment strategy that you follow. So आप जो है growth oriented investment style को से stocks को pick करते हैं for the funds that you manage. So just help us understand कि why do you think this approach works better than value investment style, right? क्योंकि अगर आप growth strategy को follow कर रहे हैं तो I'm sure help us understand कि उसका reason क्या है, and क्या इसकी वजह से हमने ICICI Prudential जो flexi cap fund है, क्या उसकी performance में ये investment style ने आपको मदद करी है? तो पहले तो एक्चुअली मैं थोड़ा सवाल को थोड़ा ठीक करना चाहूंगा यहाँ पे कि कोई भी एक स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग दूसरे स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग से बेटर है कि नहीं, ये मैं नहीं मानता। आपने कहा कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग अगर बेटर है वैल्यू इन्वेस्टिंग से, वैसा नहीं है। इतने सारे स्टाइल्स हैं इन्वेस्ट करने के, और मैंने 16 साल में देखा है अपनी टीम में, अपनी कलीग्स में, सबके अलग अलग स्टाइल हैं, थॉट प्रोसेस हैं, और वो सब काम करते हैं अपने अपने समय पे, अपने अपने। अगर आपकी कोर बिलीफ को आप मेंटेन करके आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मैंने देखा है कि ओवर टाइम सारे स्टाइल्स एक्चुअली काम करते हैं। सबका अपना अलग अलग समय आएगा, कभी ग्रोथ शायद ज्यादा बेटर करेगा, कभी वैल्यू शायद बेटर करेगा, कभी मोमेंटम बेटर करेगा, कभी कॉन्ट्रा बेटर करेगा, क्वालिटी बेटर करेगा। लेकिन ओवर अ लॉन्ग टर्म अगर आप ट्रू रहे हैं अपने इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस में, ये सब काम करते हैं। तो ये पहली चीज मैं बोलना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि कोई एक स्टाइल दूसरे से बेटर नहीं है। दूसरा सवाल ये है, कई बार लोग मेरे को पूछते हैं कि अगर आपका ग्रोथ ओरिएंटेशन है तो कैसे आप सोचते हैं, जैसा आपने पूछा। तो पहली बात है, ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि एब्सोल्यूट ग्रोथ बहुत हाई हो। मेरा मानना ये है, क्योंकि उसके लिए आपका क्या बैरोमीटर है, क्या आप कट ऑफ रखेंगे? क्या 15% से ज्यादा जो कंपनी बिजनेस ग्रो कर रहा है वो ग्रोथ है, या आपका कट ऑफ 25% है या 30% है? तो वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेरा डेफिनेशन जो है कि ग्रोथ ओरिएंटेड जो इन्वेस्टिंग स्टाइल है वो है कि जो एक पर्टिकुलर कंपनी है या बिजनेस है वो अपने सेक्टर में अपने पीयर्स से, अपने कंपटीशन के मुकाबले क्या वो बेटर ग्रो कर रही है। सारे इंडस्ट्रीज तो 15-20% से ग्रो कर नहीं सकते, वो तो आप जीडीपी से प्लस माइनस थोड़े रहेंगे, 10%, 8%, 12%। आइडिया ये है कि कौन उस वो कंपनी में, वो इंडस्ट्री में कौन सी वो कंपनी है जो उससे ज्यादा ग्रो कर रहा है, जो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। तो मेरा डेफिनेशन ग्रोथ का वो है कि मार्केट शेयर गेनर्स कौन है अपने अपने सेक्टर्स में, अपने अपनी कैटेगरीज में। तो वो पहला डेफिनेशन है। दूसरा चीज है कि अब
कोई एक कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स से बेटर परफॉर्म कर रही है अगर बिजनेस में अपने सेक्टर में, तो उसके मतलब है वो कुछ तो ठीक कर रही है। यानी कि फिर सेकंड फोकस आ जाता है कि मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, एग्जीक्यूशन कैसे किया है उन्होंने, उनका थॉट प्रोसेस क्या है बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस के बारे में कैसे सोचते हैं, लॉन्ग टर्म सोचते हैं, शॉर्ट टर्म सोचते हैं। तो फिर आप ये सब फैक्टर्स पे आप फोकस करते हैं कि वो सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब ये सब थोड़ी क्वालिटेटिव चीजें हो जाती हैं। जैसा मैं सोचूंगा कि कंपनी को ऐसा करना चाहिए, शायद कोई दूसरा इन्वेस्टर वैसा नहीं सोचेगा उनके बारे में। किसी इन्वेस्टर को चाहिएगा आप क्यों इतना R&D में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कम इन्वेस्ट करो, मार्जिन बढ़ाओ, आपका अर्निंग बढ़ेगा। मैं सोचूंगा कि नहीं, R&D में इन्वेस्ट करो, आपको प्रोडक्ट्स चाहिए, कोई भी बिजनेस में आपको प्रोडक्ट्स चाहिए, तो प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए आपको R&D में स्पेंड करना चाहिए, आपको ब्रांड बिल्ड करने के लिए मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में स्पेंड करना पड़ेगा, जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में दिखेगा। लोग उसको एक्सपेंस की तरह देख सकते हैं, मैं उसको इन्वेस्टमेंट की तरह देखूंगा आपके बिजनेस के लिए। तो मुझे नहीं चाहिए कि आप मार्जिन ज्यादा करें, मुझे चाहिए कि आप री इन्वेस्ट करें बिजनेस में। तो वो री इन्वेस्ट करेंगे तो ही आप कंटिन्यूअसली मार्केट से ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। तो वो हो जाता है। तीसरा चीज फिर एक और सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स में मैं जो इवैल्यूएट करता हूँ कि जो कोई भी कंपनी है वो अपने स्टेक होल्डर्स के साथ कैसे बिहेव कर रही है, कैसा रिलेशन मेंटेन करती है। स्टेक होल्डर्स में आ गए आपके एम्प्लॉइज, कि उनके एम्प्लॉइज खुश हैं क्या, कल्चर ठीक है क्या, आपके सप्लायर्स, आपके वेंडर्स, आपके डीलर्स, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स, आप उनके साथ फेयर डील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मतलब आपके प्रोसेसेस, सिस्टम्स, लोग खुश हैं कि नहीं आपके साथ काम कर। तो मेरा मानना है कि आप सब ये सब स्टेक होल्डर्स को आप साथ में लेके चलें, सब आपका रिस्पेक्ट करें और वो आपसे खुश रहें, और ये पूरे प्रोसेस में आपको बस थोड़ा सा एफिशिएंट और होना है ताकि आपका ROE डिसेंट बन जाए। तो बाकी सब भी खुश हैं और आपके शेयर होल्डर्स भी खुश हैं कि ROE तो बना रहे हो, सबको खुश रख के भी आप ROE बना रहे हो, इतने आप एफिशिएंट हो बस। ये जब सब हो जाएगा तो फिर मेरे हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट मतलब फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। तो मैं वैसे देखता हूँ, पहले ग्रोथ में मार्केट शेयर कौन गेन कर रहा है, कैसे गेन कर रहे हैं, अपने स्टेक होल्डर्स के बारे में कैसे सोचते हैं, ये सब अगर जब सब फिट हो जाता है तो मुझे लगता है कि वो एक सही इन्वेस्टमेंट है मेरे लिए। तो जनरली वो ग्रोथ स्टाइल में वैसे मैं इवैल्यूएट करता हूँ अपने टॉप होल्डिंग्स में। एक चीज ये भी है कि अब क्योंकि हम पब्लिक मनी मैनेज कर रहे हैं म्यूचुअल फंड, तो मैं सिर्फ अपनी सोच के हिसाब से मुझे जो सही लगता है पूरा वैसा नहीं चला सकता एक फंड को। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप बोल रहे हैं कि ग्रोथ ओरिएंटेशन है तो पूरा पोर्टफोलियो में इट इज लाइक अ प्योरिस्ट कि हमेशा सारे स्टॉक वैसे ही रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा उसमें कई बार हमको निवेशकों के लिए रिटर्न्स के बारे में सोचना है, रिस्क के बारे में सोचना है, तो उसमें कुछ वैल्यू नाम भी आएंगे, थोड़े कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स भी होंगे। तो इट विल बी ऑलवेज अ बास्केट एंड बुके, बट हाँ हैवी होगा शायद ऐसी कंपनीज की तरफ या ग्रोथ ओरिएंटेशन की तरफ जहाँ पे जो मुझे ज्यादा बेटर लगता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं बाकी स्टॉक्स की तरफ, बाकी इन्वेस्टमेंट आइडियाज की तरफ, वो भले ही वैल्यू में हो, कॉन्ट्रा में हो। तो प्योरिस्ट जैसे तो हम नहीं चला सकते, पब्लिक मनी मैनेज कर रहे हैं, रिस्क मैनेज करना पड़ता है, तो इट हैज टू बी डाइवर्सिफाइड इन दैट कॉन्टेक्स्ट। ओके, एंड हाउ अबाउट द फ्लेक्सी कैप फंड? सो आई आस्क्ड यू कि क्या ये स्ट्रैटेजी फ्लेक्सी कैप फंड्स के लिए काम करी है? जी मेरे ख्याल से अभी तक तो करी है। जनरली मैं थोड़ा इसी प्रोसेस से इन्वेस्टमेंट आइडिया सेलेक्ट करता हूँ और फिर देन वंस आई इन्वेस्ट ऐसे बिजनेसेस में, फिर देन आई होल्ड देम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। काफी मेरा होल्डिंग पीरियड काफी लंबा है रीजनेबली। पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही पावरफुल चीज है। तो मैं काफी स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ उसमें। कोई भी कंपनी बिजनेस अच्छा कर रही है तो जस्ट इफ दे आर डूइंग द राइट थिंग्स जस्ट स्टे पुट विद देम। तो फ्लेक्सी कैप में डेफिनेटली ग्रोथ स्टाइल अगर आपको बोलना है तो उस हिसाब से स्टॉक पिकिंग में डेफिनेटली हेल्प किया है। बट जैसा कि मैं पहले बोल रहा था कि इट्स नॉट ओनली दैट, सिर्फ वही नहीं है, इसमें कुछ कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स भी किए गए हैं, कुछ वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। तो एक प्रॉपर बुके है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आइडियाज का, एंड टचवुड अभी तक के ठीक ठाक है। या ओके, एंड एनी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी रजत दैट यू यूज? मतलब कि जब आप स्टॉक्स को पिक करते हैं किसी भी फंड के लिए तो आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्या रहता है? ICICI प्रूडेंशियल में रिस्क पे काफी फोकस है। मतलब हम हमेशा यही सोचते हैं कि कैसे इन्वेस्टर्स का एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा रहे। तो रिस्क पे काफी फोकस है हमारी टीम का, हमारी कंपनी का। रिस्क मैनेजमेंट की टीम है,
जो हर 3 महीने में कम से कम फंड्स को देख के फंड मैनेजर्स के साथ बैठती हैं, डिस्कस करती हैं कि आप ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। रिस्क क्या है? रिस्क है कि आप बेंचमार्क है, फिर आपका फंड है। अब बेंचमार्क में अगर कोई सेक्टर, सब सेक्टर्स हैं अलग अलग, कोई 10% है, कोई 5% है, कोई 15% है, उसके अगेंस्ट आपके फंड में कितना है? कोई 5% वाले सेक्टर के सामने आप 25% लेके बैठे हैं, 20% लेके बैठे हैं, बहुत ज्यादा ओवरवेट है। तो ओवरवेट और अंडरवेट जो हम बोलते हैं कि सेक्टर्स में, उसके ऊपर चर्चा होती है कि आप इतने ज्यादा पॉजिटिव हैं या इतने ज्यादा नेगेटिव हैं ये सेक्टर्स पे। तो उसका रैशनल हमको देना पड़ता है रिस्क टीम को हमारी हर 3 महीने में। ये रीजन है। रिसर्च टीम भी मेरे साथ एग्री करती है फॉर एग्जांपल कि हाँ ठीक है, आप बड़ा ओवरवेट रख सकते हैं, अंडरवेट रख सकते हैं। तो ये एक पहले होता है सेक्टर लेवल पे, फिर देन स्टॉक लेवल पे होता है इन्वेस्टमेंट में। ये अच्छा ठीक है, सेक्टर लेवल ठीक है, पर ये स्टॉक में ये हैवी वेट है XYZ नेम इंडेक्स में और आप 0 हैं, या ये 1% 2% बेंचमार्क में है, आप 8% 9% में हैं। अगेन उस पर डिस्कशन होता है कि कंपनी का फंडामेंटल्स कैसा है, वैल्यूएशन कैसा है, टाइम होराइजन क्या है आपका इन्वेस्टमेंट का। वो सबके बेसिस पे हमको हमेशा जवाब देते रहना पड़ता है इंटरनली रिस्क टीम को हमारी। तो सी रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क और रिवॉर्ड साथ साथ में चलते हैं, और जब तक के थोड़ा रिस्क नहीं लेंगे पोर्टफोलियो में भी तो रिटर्न्स भी उतने अच्छे नहीं हो सकते। ये एक थोड़ा सा थोड़ी सोच है मेरी। तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा स्क्यू लेना पड़ेगा, कहीं बड़े बेट्स कहीं कम बेट्स, बड़ा अंडरवेट बड़ा ओवरवेट लेना पड़ेगा अगर परफॉर्मेंस ठीक रखना है तो। उसके बिना मुश्किल हो जाएगा, फिर आप वो बेंचमार्क के आसपास ही चल रहे हैं तो आपका रिटर्न अल्फा भी उतना ज्यादा नहीं आएगा। तो है, बट वही है कि आप अवेयर हैं कि नहीं वो रिस्क के बारे में। जो कंपनी के बिजनेसेस ज्यादा वॉलेटाइल हैं, जिनके अर्निंग्स ज्यादा वॉलेटाइल हैं, आप वेट मैनेजमेंट से रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। तो जहां ज्यादा वॉलेटिलिटी है वहां कम पोजीशन रखिए, अगर आप पॉजिटिव हैं तो भी कम पोजीशन रखिए, क्योंकि वो बहुत साइक्लिकल हैं। अगर कुछ बिजनेसेस उनकी अर्निंग्स, तो बहुत जल्दी वो खराब समय भी आ सकता है उनके लिए। जो ज्यादा स्टेडी स्टेट स्टेबल प्रूवन बिजनेस मॉडल्स हैं उनको आप हेवी वेट रख सकते हैं कि ठीक है उसमें रिस्क कम होगा। तो ये सब सोच पूरे टाइम चालू रहती है। ओके ओके। सो आपने बहुत सारे पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस किया इन टर्म्स ऑफ आप क्या देखते हैं। जैसे यू सेड कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज इम्पोर्टेंट, यू सेड कि स्टेक होल्डर मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट, वैल्यूएशंस आर इम्पोर्टेंट। तो जस्ट इन ब्रीफ ये बताइए कि यार ICICI Pru म्यूचुअल फंड आप स्टॉक्स को कैसे पिक करते हैं, व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट यू लुक एट कि ये स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, मेरे फंड के पोर्टफोलियो में, एंड ऑल्सो व्हाट आर द रेड फ्लैग्स दैट यू लुक एट रजत, क्योंकि आई थिंक ये भी बहुत जरूरी होता है कि ये डिसाइड करना कि एक स्टॉक में से मुझे कब निकलना है। तो आप वो रेड फ्लैग्स क्या देखते हैं टू डिसाइड कि आई थिंक अब दिस स्टॉक इज डन इन माय पोर्टफोलियो? तो पहला है कि कैसे आप सिलेक्ट करते हैं। तो एक चीज थोड़ी मैं अगर बताऊं तो ये है कि हम एज एन इंडिविजुअल सारे सेक्टर्स में टेक्निकली बहुत स्ट्रांग नहीं हो सकता अंडरस्टैंडिंग में। हमारे पास रिसर्च टीम है, रिसर्च एनालिस्ट हैं, ब्रोकिंग हाउसेस हैं जिनके रिसर्च का सपोर्ट मिलता है, उनके एनालिस्ट हमको सपोर्ट करते हैं। बट फिर भी जस्ट सिंपलिस्टिकली एज अ ह्यूमन बीइंग आई कांट बी इतना इंटेलिजेंट कि आई कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन टोटलिटी और इन डेप्थ कर। तो ऑब्वियसली आपकी कुछ स्ट्रेंथ्स और कुछ वीकनेसेस होती हैं। हाँ, ये 3-4 चीजें हैं जो मेरे को बेटर समझ में आती है, ये 3-4 चीजें हैं जो मुझे कम थोड़ी समझ में आती है, जहाँ पे शायद मैं टीम पे ज्यादा निर्भर रहूंगा। उनको क्या सजेस्ट कर रहे हैं वैसा डिपेंड, उसके हिसाब से अपना डिसीजन लूंगा इन पोर्टफोलियो। तो एक चीज ये है कि मैं काफी क्लियर हूँ कि जो अपने को जितना समझता है उधर ज्यादा दिमाग लगाएं, वो अपने को समझ में आता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई रहता है, तो आप अच्छा काम करके उसमें आप अच्छे से निवेश कर सकते हैं। तो वैसे कुछ सेक्टर्स हैं जो जिनमें मैं ज्यादा काम करता हूँ, कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें थोड़े कम काम करते हैं क्योंकि वो टेक्निकली थोड़ा समझ में कम आते हैं, तो वहां पे आप टीम पे डिपेंड करते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा है कि एक तो जैसा मैंने बोला कि ग्रोथ, जो कंपनी कोई एक है जो अपनी इंडस्ट्री में अपनी कंपटीशन से बेटर परफॉर्म कर रही है, मार्केट कर रही है, सबसे पहला फिल्टर मैं वही चेक करता हूँ कि अगर एक सेक्टर देखना है जो इंटरेस्टिंग हो रहा है, उसमें ये 5 कंपनीज है 7 कंपनीज है, कौन सी कंपनीज ने हिस्टोरिकली थोड़ा बेटर किया है या कौन सी कंपनी अभी रिसेंटली बेटर करना चालू की है, उसका क्या कारण है, क्या वो स्ट्रक्चरली कुछ ऐसा बदल रहा है कि या उनमें ऐसा कुछ अलग है कि वो कंटिन्यूअसली अपने कॉम्पिटिशन से बेटर कर रही है। तो फिर उस पर आप काम करते हैं। अच्छा हाँ, मैनेजमेंट है, फिर मैनेजमेंट एग्जीक्यूट काफी अच्छा कर रहा है, फिर आप उनसे मिलते हैं, आप समझते हैं। फिर जैसा बोला कि उनका जो पूरे जो स्टेक होल्डर्स का जो यूनिवर्स है
उनमें हम काम करने की कोशिश करते हैं कि भाई आपके हिसाब से ये कंपनी इतना अच्छा कर रही है, आप ये कंपनी से जुड़े हुए हैं, भले ही एम्प्लॉइज हैं, भले ही डीलर हैं, भले ही सप्लायर्स हैं, तो क्या उनका प्लस या माइनस पॉइंट है आपके हिसाब से, क्यों वो अच्छा करते हैं? वो फीडबैक लेने का मैं काफी कोशिश करता हूँ, क्वालिटेटिव। तो मैं एक्चुअली नंबर्स पे बाद में जाता हूँ, पहले देखता हूँ कि क्वालिटी ऑफ कंपनी कैसी है, लोग कैसे हैं। वो फीडबैक मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए नंबर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, स्पेशली वैल्यू इन्वेस्टिंग में अगर आप देखेंगे तो अच्छा नंबर्स क्या है, अर्निंग्स क्या है, क्या मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है, प्राइस टू अर्निंग क्या है, प्राइस टू बुक क्या है, डिविडेंड यील्ड कैसा है, वगैरह वगैरह। तो कुछ लोगों की थॉट प्रोसेस में नंबर्स से चालू करते हैं, मैं चालू करता हूँ बिजनेस कैसा है, बिजनेस कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, क्यों अच्छा कर रहे हैं अगर कर रहे हैं तो। एंड देन यू हैव योर सर्टेन फिल्टर्स। और फिर जब आपको लगता है कि ये वैल्यूएशन, जो अच्छी कंपनीज हैं जो बेटर ग्रो कर रही हैं वो डेफिनेटली मोर एक्सपेंसिव ट्रेड करेंगी, वो बेटर परफॉर्म कर रही हैं बिजनेस में, मार्केट प्लेस में। तो फिर थोड़ा अगेन थोड़ा आर्ट पार्ट आ जाएगा कि अच्छा साइंस में क्या मल्टीपल होना चाहिए, पर आर्ट के हिसाब से भी थोड़ा प्रीमियम रहेगा, कितना प्रीमियम होना चाहिए एक कंपनी का अपने कंपटीशन के ऊपर वगैरह, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए आर्ट एंड साइंस दोनों है। बट प्राइमा फेसी वैसे चालू करते हैं, लार्ज पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वैसा होता है, जो कंपनी अपने इंडस्ट्री में बेटर कर रही है मैं पहले उसको प्रेफरेंस दूंगा, उसके लिए मैं थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन भी देने को तैयार है। ओके एंड हाउ अबाउट द एग्जिट स्ट्रैटेजी? एग्जिट स्ट्रैटेजी काफी होते हैं। तो सबसे सिंपल तो यही है कि आपका अगर इन्वेस्टमेंट थीसिस है कि ये कंपनी अच्छा कर रही थी और करती रहेगी, बट कुछ ऐसा हुआ, मैनेजमेंट चेंज हो गया, कुछ उनकी स्ट्रैटेजी चेंज हो गई, कुछ उन्होंने अनरिलेटेड M&A कर लिया, एक्विजिशन कर लिया, अगर ऐसा लगता है कि थोड़ी सोच में ऐसा लग रहा है कि कहीं वो फॉल्टर कर रहे हैं, कहीं वो गड़बड़ी हो रही है। और अगेन इसके लिए मैं सही जज हूं कि नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट मेरे हिसाब से अगर मुझे लगे कि ये ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, अल्टीमेटली कॉल मुझे ही लेना पड़ेगा। तो वो सबसे पहले चीज यही होती है कि जहाँ पे जो उम्मीद थी कि ये तो मार्केट शेयर गेन करते रहेंगे या ये बेटर करते रहेंगे, वहां पर अगर अपने को फीडबैक ऐसा मुझे मिलता है कि नहीं अच्छा कर पा रहे हैं, कुछ कमी हो रही है, मैनेजमेंट चेंज हो गया है, इसके कारण स्ट्रैटेजी चेंज हो गई उसके कारण, तो सबसे पहले तो ये होता है। बाकी फिर रेड फ्लैग्स कई हैं कि अकाउंटिंग में एनुअल रिपोर्ट्स में अगर कहीं कुछ लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोई एक्शन ऐसा होता है जो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अपने स्टेक होल्डर्स के लिए उनके फेवर में नहीं है वगैरह। तो ये 2-3 चीजें होती हैं मेन, जिनके बेसिस पे फिर देन स्लोली आप बोलते हो कि नहीं, समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, आई हैव गॉन रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, आई हैव गॉन रॉन्ग, एंड देन स्लोली यू ट्राई टू book, if needed, book losses and get out of them. बिकॉज आई रियलाइज कि अगर हमने मान लो फंडामेंटल्स के बेसिस पे किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया और वो फंडामेंटल्स चेंज हो गए हैं, देन एज एन इन्वेस्टर आई थिंक मुझे लगता है कि एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि नाउ द फंडामेंटल्स डोंट मैच विद माय वैल्यू सिस्टम। करेक्ट right? वो है, इसमें भी आप गलत जाते हैं, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है कि वो बैड न्यूज और वो प्राइस वो साथ में ही चलेंगे। जब खराब न्यूज आएगी तभी वो स्टॉक या आपके इन्वेस्टमेंट का परफॉर्मेंस थोड़ा वीक होगा, तब आपको डाउट्स आएंगे, तब आपको अपने थीसिस पे डाउट होगा। हो सकता है कि वो टेम्पररी प्रॉब्लम हो सकता है वो फिक्सेबल हो। तो इसीलिए पेशेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार, इसीलिए थोड़ा डीप में काम करना जरूरी हो जाता है कि ये मैनेजमेंट के कारण प्रॉब्लम हो रहा है या थोड़ा मैक्रो के कारण कुछ इश्यू हो गया है, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जो फिक्सेबल है, देन यू कैन हैव पेशेंस एंड फेथ एंड से कि कोई बात नहीं, इट्स अ पासिंग फेज, हर बिजनेस अपने साइकिल से जाता है, तो मे बी दे विल ओवरकम दिस। सो इसीलिए मैनेजमेंट पे फोकस ज्यादा होता है, क्योंकि जो चैलेंजेस आते हैं वो अगर केपेबल मैनेजमेंट होगा तो दे विल बी एबल टू फाइट इट आउट। ओके, तो वो उसको ओवरकम कर सकते हैं। फेयर इनफ। सो रंजित, जो मेरा अगला सवाल है वो असेट एलोकेशन के ऊपर है, क्योंकि आई थिंक इट इज एक जो बहुत ही सिंपल रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होती है एज एन इन्वेस्टर कि आप असेट एलोकेशन करिए, सिर्फ एक असेट क्लास में मत डालिए, स्प्रेड आउट योर इन्वेस्टमेंट्स अक्रॉस डिफरेंट असेट क्लासेस। तो हेल्प अस अंडरस्टैंड रजत कि आपके पर्सपेक्टिव से सही असेट एलोकेशन कैसे होना चाहिए। तो अगर मुझे मेरा इन्वेस्टमेंट्स, इक्विटीज, डेट, फिक्स्ड इनकम, गोल्ड या फिर कमोडिटीज में, हाइब्रिड्स में अगर कैटेगरी डाइवर्सिफाई करना है, तो सही स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ असेट एलोकेशन? देखिए, इन्वेस्टमेंट्स में वन साइज फिट ऑल वाला कोई आंसर है नहीं। ठीक है, पहली बात वो है। ठीक है, हर निवेशक का अपने अपने टारगेट्स हैं, अपने अपने गोल्स हैं जो वो अचीव करना चाहते हैं। सबकी एज अलग अलग है अपने टाइम पे,
ओके, रिस्क एपेटाइट अलग अलग है, कोई ज्यादा रिस्क ले सकता है, कोई कम रिस्क ले सकता है। तो ये सबको अपने हिसाब से थोड़ा सोचना पड़ेगा। बेसिक बेसिक फंडामेंटल क्या बोलता है? बेसिक फंडामेंटल ये बोलता है कि अगर आप इक्विटी एज एन एसेट क्लास को देखेंगे पिछले 10-15-20 साल में, तो वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न्स देते हैं एज एन एसेट क्लास इक्विटी। अब निवेशकों को ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि रिस्क और रिवॉर्ड साथ में चलते हैं, तो रिस्की भी होते हैं। बट वहां पर मेरा मानना है कि अगर आपका टाइम होराइजन लंबा है तो वो एक्चुअली रिस्क को कम कर देता है। ये शॉर्ट टर्म ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। लॉन्ग टर्म में हम सबको पता है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ ठीक रहेगा, फंडामेंटल्स ठीक हैं, एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रीजनेबल रिटर्न्स बन सकते हैं, जो हमने पास्ट में देखा है। तो एक्चुअली लॉन्ग टर्म कॉल लेना इज बेटर एंड इजियर देन टेकिंग अ शॉर्ट टर्म कॉल। शॉर्ट टर्म में कुछ भी वॉलेटिलिटी आ सकती है, कोई भी ग्लोबल घटना घट सकती है। तो पहला चीज है कि अगर आपकी स्टार्टिंग एज, आप यंग हैं, तो आपका रिस्क जनरली एपेटाइट ज्यादा होना चाहिए, तो आपका इक्विटी एलोकेशन ज्यादा होना चाहिए। दैट इज वन थिंग। दूसरा चीज ये है कि मेरी सोच में अगर अगले 12 से 15 महीने के बीच में अगर आपकी कोई जिम्मेदारी, कोई बड़ी लाइबिलिटी आने वाला है, कोई पेमेंट आने वाला है, उस समय भले ही आप यंग हो, उस समय आप इक्विटी एलोकेशन कम कर लें, क्योंकि उसका सिंपल रीजन ये है कि शॉर्ट टर्म में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है मार्केट। एनीथिंग 12 महीना या उसके अंदर का अगर कुछ है तो उसमें हम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। मेरा मानना है कि मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, तो उससे बेटर है, आपको मालूम है आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी आ रही है, 12 महीने में आपको कुछ करना है, कोई बड़ा खर्चा आ रहा है, 1 साल पहले आप वो पैसा निकाल लें, इक्विटी में एलोकेशन कम कर लें, डेट में डाल दें या बैंक में रखें, जो भी करना है। तो ये 2 चीज मैं काफी रीजनेबली क्लियर हूँ अपने लिए कि जनरली यंग है, आप इक्विटी में एलोकेशन बढ़ाएं, रिस्क एपेटाइट कम है तो लार्ज कैप फंड्स में रखेंगे, थोड़ी रिस्क एपेटाइट ज्यादा है तो स्मॉल मिड कैप में भी आप रख सकते हैं, क्योंकि थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा है। रिस्क का मतलब है खाली वॉलेटिलिटी, एक्चुअली लॉन्ग टर्म में तो सब रिटर्न्स ठीक ठाक ही दे देते हैं। इट्स ओनली द वॉलेटिलिटी कि आप वो वॉलेटिलिटी बचा सकते हैं कि नहीं इन दैट जर्नी इज द ओनली क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू रिस्क टेकिंग एबिलिटी। तो ये 2 चीज हैं। जैसे जैसे एज बढ़ेगी ऑब्वियसली आपका रिस्क एपेटाइट कम होगा, तो इक्विटी एलोकेशन धीरे धीरे कम होकर आप हाइब्रिड्स की तरफ मूव कर सकते हैं, डेट की तरफ मूव कर सकते हैं। कमोडिटीज में गोल्ड अगर आप देखेंगे तो गोल्ड हम इंडियंस को वैसे ही बहुत पसंद है, तो जनरली हम इन्वेस्ट करते ही हैं डायरेक्टली गोल्ड में। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि गोल्ड के रिटर्न्स भी काफी अच्छे रहे हैं पिछले 10-15 साल में, 15-20 साल में काफी अच्छे रहे हैं रिटर्न्स तो क्वाइट फ्लैट टिल 2020, उसके बाद एकदम से पिकअप हुए हैं। तो फेजेस आते हैं, साइकिल आता है। अगर आप 2012, 13, 14 के आसपास से देखेंगे तो भी उतना रिटर्न नहीं बना है, लेकिन अगर आप 2007, 8, 9 से देखेंगे या उसके पहले से देखेंगे तो डिसेंट रिटर्न बना है। ऑब्वियसली इक्विटी से थोड़ा कम है, बट फिर भी कंसिडरिंग कि इसको एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, लिक्विड इन्वेस्टमेंट भी है सोना, तो उस हिसाब से डिसेंट रिटर्न्स, तो दैट इज ऑल्सो ओके। मैं जनरली आउटराइट इक्विटी बंदा हूं, तो मैं हैव ऑलवेज इन्वेस्टेड ओनली इन इक्विटी। सो सबका रिस्क एपेटाइट अलग है, सब अपनी लाइफ स्टेजेस में अलग अलग जगह पर हैं, सबके टारगेट्स अलग अलग हैं, सबका सपोर्ट सिस्टम भी अलग है, तो दैट ऑल दैट मैटर्स मेरे हिसाब से। बट बेसिक फंडा ये है कि आप यंग हैं, अर्ली अपनी लाइफ में हैं, तो यू कैन हैव हायर एलोकेशन टू इक्विटी। कुछ रिक्वायरमेंट आने वाली है 12 से 15 महीने में, तो इक्विटी एलोकेशन कम कर लें, और ऑब्वियसली वंस यू क्रॉस अ सर्टेन एज देन यू विल स्लोली मूव टुवर्ड्स हाइब्रिड्स, मॉर्गेज, debt instruments. So just to quickly summarize what you're saying is, अगर आप young हैं तो logically आपके financial goals सारे long term होंगे, तो आप long term के लिए equities में invest करिए, थोड़ा बहुत short term के लिए maybe debt funds और debt investments are good. Correct. As you grow older थोड़ा hybrids में बढ़ा दीजिए equity के बजाय, because आपके शायद long term goals भी अब medium term या short term हो गए हैं. Accordingly change your allocation based on your age and financial goals. Right? And financial goals, yes, and any liability, big liability. I think हाँ, मतलब बड़ा ही अनफॉर्चुनेट हो जाएगा कि अगर अगले 6-8 महीने में आपके ऊपर कोई बड़ा खर्चा आने वाला है और कोई ग्लोबल इवेंट हो जाए जिसके कारण मार्केट करेक्ट हो जाए, इट विल बी वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। तो इसलिए मैं तो 12-15 महीना बोल के रखता हूँ, बस 12-15 महीने पहले ही आप कम कर लो, कोई मतलब नहीं है वो रिस्क लेके। अच्छा, तो अगर हम फाइनेंशियल गोल्स की बात करें ना रजत, आई थिंक रिटायरमेंट एक ऐसा गोल है जिसके ऊपर बहुत बात की जाती है, एंड आई थिंक बहुत सारा फोकस भी रहता है, बट आई थिंक इन्वेस्टर्स के ना और भी बड़े फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, इंडियन पेरेंट्स के लिए इज अ बिग फाइनेंशियल गोल। सो अगर हम इक्विटी फंड्स की ही बात करें, आई रियलाइज कि आजकल
काफी अवेयरनेस है तो लोग SIPs शुरू कर देते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए एंड सो ऑन, राइट? तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट हेल्प अस अंडरस्टैंड कि जो पेरेंट्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं वो अलग अलग इक्विटी फंड कैटेगरीज में कैसे प्लान कर सकते हैं टू अचीव गोल्स लाइक अ चिल्ड्रंस एजुकेशन और चिल्ड्रंस मैरिजेस, एंड वो SIP और स्टेप अप SIP को कैसे यूज कर सकते हैं इफेक्टिवली, राइट? सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि मुझे जो ऐसे जो गोल्स हैं लाइक चिल्ड्रंस एजुकेशन उनको अचीव करने के लिए SIP स्टेप अप SIP में कैसे यूज कर सकती हूँ, एंड सम ऑफ द कैटेगरीज दैट आई कुड लुक एट इन इक्विटी फंड्स। आई थिंक वही है स्टार्टिंग पॉइंट जो आपने बोला कि अगर यंग पेरेंट्स हैं फॉर एग्जांपल और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या शादी के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कॉर्पस बनाना चाहते हैं, तो प्रिज्यूमिंग कि आप यंग पेरेंट हैं तो मे बी यू आर इन लेट 20s और अर्ली 30s लेट्स से, तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आप रीजनेबली यंग हैं, ओके, तो आप और आपका जो टारगेट भी है, जो गोल भी है, वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, राइट? अगर अभी आपके किड्स 5 साल 7 साल 3 साल के हैं और आपको एजुकेशन हायर एजुकेशन के लिए चाहिए एक कॉर्पस आपको जो जमा करना है, तो आपके पास 10-12 साल हैं, so obviously then you can have the highest allocation towards equity at in that phase, क्योंकि आप यंग भी हैं, रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी है और आपका रिक्वायरमेंट जो आने वाला है गोल भी जो है वो काफी दूर है, एंड लॉन्ग टर्म में जैसा मैंने बोला कि इक्विटी हैज बीन द ऑलमोस्ट लाइक द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास हिस्टोरिकली अगर तो इक्विटी में एलोकेशन तो बहुत ज्यादा रख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात है विद इन इक्विटी भी अब जो रिस्क हैं अक्रॉस कैटेगरीज अलग है, जैसा मैंने कहा था कि स्मॉल कैप जनरली लोग समझते हैं कि ज्यादा रिस्की हैं, फिर मिड कैप्स और लार्ज कैप्स काफी सेफ हैं ऐसा माना जाता है। तो अगेन जैसा मैंने पहले बोला था कि अगर टाइम होराइजन ज्यादा है ना, तो आई थिंक रिस्क ये सब चीजों में कम हो जाता है, ये मेरा मानना है। वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, वॉलेटिलिटी और रिस्क दो अलग अलग चीजें हैं। वॉलेटिलिटी ये जर्नी में शायद स्मॉल कैप और मिड कैप में आपको ज्यादा दिखेंगे, ओके, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। पॉइंट टू पॉइंट अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा इफ यू कंपेयर स्मॉल कैप वर्सेस मिड कैप वर्सेस लार्ज कैप। तो आप हायर एलोकेशन रख सकते हैं, स्मॉल कैप मिड कैप की तरफ रख सकते हैं शुरू में। आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो फ्लेक्सी कैप में रख सकते हैं, ऐसे फंड जहाँ पे स्टिल लार्ज कैप ओरिएंटेशन है बट थोड़ा एलोकेशन स्मॉल कैप एंड मिड कैप को भी होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है, अपॉर्चुनिटीज स्मॉल कैप एंड मिड कैप में भी काफी अच्छी मिलती है। इन दी एंड जो स्मॉल कैप कंपनी थी वही ग्रो के मिड कैप बनती है, वही ग्रो के लार्ज कैप, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ऐसे होते हैं। तो थोड़ा सा एडेड डेल्टा मिलने का चांस हो सकता है, एडेड रिटर्न्स का स्कोप होता है अगर ठीक इन्वेस्टमेंट हो जाए तो। सो एलोकेशन रख सकते हैं इक्विटी तरफ, उसमें भी स्मॉल कैप मिड कैप की तरफ रख सकते हैं, उसमें रिस्क ज्यादा लगता है तो फ्लेक्सी कैप में रख सकते हैं। ये सब कैटेगरीज में सजेस्ट करूंगा कि यंग पेरेंट को तो डेफिनेटली ये साइड में जा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों के हिसाब से। ऑब्वियसली अगेन 1-2 साल पहले जब आपको रिक्वायरमेंट आने वाली है फंड्स की, आपको पता है, तो आप बोल सकते हैं कि ओके पूरा लार्ज कैप में मूव कर लेते हैं, पैसा वापस जमा हुआ है, या फिर धीरे से हाइब्रिड में या डेट में पैसे का रिक्वायरमेंट आने वाला है। टू कीप दैट कॉर्पस सेफ, आई थिंक 1 साल 1.5 साल पहले आप वो पैसे को सेफर इन्वेस्टमेंट्स में शिफ्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जब आपका लॉन्ग टर्म गोल शॉर्ट टर्म गोल हो गया है तब आपको शिफ्ट करना चाहिए, तब आपको सेफ एसेट्स की तरफ शिफ्ट कर जाना चाहिए। ओके, fair. So, Rajat, let me ask you this next question. And I think हम लार्ज कैप्स की बहुत बात करते हैं, वी अंडरस्टैंड कि अगर आपको थोड़ा सेफ्टी चाहिए इक्विटी फंड्स में तो आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर दीजिए, स्मॉल कैप्स रिस्की होते हैं, मिड कैप्स से ज्यादा रिस्की होते हैं, सो ऑन, राइट? हमने देखा है कि ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे अगर हम फ्लेक्सी कैप्स की बात करें, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स की बात करें, ELSS फंड्स, आई थिंक इवन फोकस फंड्स, उनका इतना ज्यादा बायस लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ रहता है। तो मान लीजिए मैंने इन सब कैटेगरीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, करेक्ट। सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि क्या मेरा फिर व्हाट शुड आई डू, क्या मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा बैलेंस आउट करना चाहिए, क्या मुझे दूसरे फंड्स जैसे मिड कैप फंड्स या मल्टी कैप फंड्स की तरफ देखना चाहिए, या मुझे सोचना चाहिए कि चलो मुझे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो भले ही मेरा इतना एलोकेशन लार्ज कैप्स की तरफ है, लेट इट बी। बट देन आई ऑल्सो बिलीव कि आपका पोर्टफोलियो ओवरलैप बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि अगर आपका लार्ज कैप स्टॉक्स तो उतनी है ना, 100 स्टॉक्स, अगर वही हर फंड में रिपीट हो रहे हैं तो आपका पोर्टफोलियो ओवरलैप ज्यादा है, तो डाइवर्सिफिकेशन तो मिल ही नहीं रहा है। सो हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस कि अगर मेरा इतना ज्यादा एलोकेशन इन कैटेगरीज में है तो मुझे क्या करना चाहिए।
रीजनेबली बैलेंस कैटेगरीज हैं ये सारी, अगर आप देखेंगे तो। अगर जैसे फ्लेक्सी कैप एज ए कैटेगरी की मैं बात करूं, जितने भी फंड्स हैं इंडस्ट्री में, ऑन एन एवरेज रेंज कैन बी वाइड, बट आई थिंक 20-30% इज द रेंज जहां पे मिड कैप या स्मॉल कैप्स की तरफ एलोकेशन है जनरली रहा है इन दीज फंड्स। एंड देन यू कैन से कि 70-75% लार्ज कैप्स की तरफ रहा है। तो मेरे हिसाब से इट्स अ रीजनेबल बैलेंस, अल्टीमेटली। जैसा मैंने कहा कि वॉलेटिलिटी और रिस्क दो अलग चीज है। लार्ज कैप में वॉलेटिलिटी कम रह सकती है, जो कुछ लोगों को पीस ऑफ माइंड चाहिए, सो इट्स ओके। कुछ लोगों को चाहिए कि मेरा एलोकेशन लार्ज कैप्स की तरफ ज्यादा है, इवन अगर वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के थ्रू है हो, या फोकस फंड कैटेगरी के थ्रू हो, या लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के थ्रू, कोई भी कैटेगरी के थ्रू हो, तो कुछ लोगों को उसमें पीस मिल सकता है कि ओके एवरेज जो भी है मेरे इन्वेस्टमेंट्स जो भी फंड्स में 70-75% लार्ज कैप है, आई एम एट पीस। किसी का रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली ही कैन ऑलवेज ऐड अ स्मॉल कैप फंड और अ मिड कैप फंड, और टाइम होराइजन लंबा है तो अगेन सेम ही पॉइंट है कि सबकी अलग अलग जरूरतें हैं, सबकी अलग अलग टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। आई थिंक 70-30 काइंड ऑफ अ allocation is pretty decent within equity। अगर आप 70-75% लार्ज कैप्स में है, 20-25% स्मॉल कैप मिड कैप में है, मेरे हिसाब से एक डिसेंट बैलेंस रहता है उसमें, क्योंकि वॉलेटाइल टाइम्स के टाइम लार्ज कैप्स बेटर परफॉर्म करते हैं, बेटर बिहेव करते हैं वर्सेस स्मॉल कैप एंड मिड कैप। लेकिन जैसा कि मैं पहले बोल रहा था कि स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स कंपनी में भी काफी अपॉर्चुनिटीज होती हैं इन्वेस्टमेंट करने, जो काफी अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, विच कैन एड दैट एडिशनल रिटर्न्स। रिस्क एंड रिटर्न्स गो हैंड इन हैंड। आई एम नॉट सेइंग कि रिस्क नहीं आएगा, बट थोड़ा रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है अगर कोई निवेशक के पास, तो फिर डेफिनेटली थोड़ा स्मॉल एंड मिड कैप की तरफ रख सकते हैं। तो broadly I have seen 70-30 is a good mix. 70-30 is a good mix on an average. All right. Okay. So now Rajat, let me ask you about hybrid funds. हम hybrid funds के बारे में discuss कर रहे थे, and we said कि अगर आप थोड़ा you are relatively closer to your financial goals, तब आप शायद hybrid funds में invest कर सकते हैं। Within hybrid funds एक category है aggressive hybrid funds, जिसमें basically you have more allocation in equity, less in debt। तो उसमें 65-80% equity रहता है and 20-35% debt रहता है। तो ये जो funds हैं, इन्होंने relatively outperform किया है अपने दूसरे hybrid fund counterparts को, right? So help us understand कि ऐसा क्यों है, और aggressive hybrid funds क्या एक अच्छा addition हो सकते हैं एक investor के portfolio में? And when would be that switch, or when would be that right time कि मैं बोलूँ कि अच्छा अब मैं एक aggressive hybrid fund में डाल सकती हूँ? ये देखो, बाई नेम अगर आप देखें तो इनका नाम ही है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। तो जैसा कि आपने बोला कि 65% प्लस 65-80% इक्विटी एलोकेशन रहता है। मार्केट अपने अलग अलग साइकिल और अपने अलग अलग फेजेस से जाता है। अगर आप पिछले 3 साल का आप देखेंगे तो मार्केट रिटर्न्स बहुत ही अच्छे रहे हैं। अब अगर आप वो 3 साल का टाइम फ्रेम लेके देखेंगे, 3 या 5 साल का, और बोलेंगे कि aggressive hybrid fund category has done much better than let's say something like other hybrid funds जो है मल्टी एसेट हो गया, जिसमें थोड़ा गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट होता है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम होता है, जनरली 55%, 50 से 60% के बीच जनरली फंड्स चलाते हैं। एक फंड और जो मैं देखता हूँ, बैलेंस एडवांटेज फंड, जो डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड कैटेगरी में आ सकता है, जिसमें कि हम 30-80% इक्विटी चलाते हैं। ओके, बेस सबके अलग अलग मॉडल्स हैं जिनके बेसिस पे वो इक्विटी एलोकेशन डिसाइड करते हैं। हर एएमसी का अपना अलग अलग मॉडल है। अब ज्यादातर वो मॉडल डिपेंड करता है वैल्यूएशंस पे, मार्केट वैल्यूएशंस पे। अब मार्केट अच्छा किए हैं परफॉर्म, मार्केट का वैल्यूएशन ऊपर गया है, तो हमारा जैसा जो फंड है बैलेंस एडवांटेज फंड, उसमें इक्विटी एलोकेशन हमने कम कर दिया है। मॉडल बोल रहा है मार्केट अभी थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो आप इक्विटी एलोकेशन कम रखिए। तो उसमें पिछले 1 साल में हमारा एवरेज नेट इक्विटी एलोकेशन 40% के आसपास रहा होगा। अब आप उसका परफॉर्मेंस देखेंगे वर्सेस एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड जो कि 65% इक्विटी चला रहे हैं इन अ मार्केट व्हिच हैज डिलीवर्ड हेल्दी रिटर्न्स, तो ऑब्वियसली उनका रिटर्न और परफॉर्मेंस आपको बेटर दिखेगा। लेकिन यही अगर आप कोई मार्केट करेक्शन के फेज में जाके देखेंगे तो इसका उल्टा होगा, क्योंकि अगर 2020 कोविड के टाइम पे बैलेंस एडवांटेज फंड वगैरह जो कैटेगरीज के फंड हैं वुड हैव डन मच बेटर देन एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स, सिंपली क्योंकि उनका इक्विटी एसेट एलोकेशन जो था वो कम था कंपेयर टू द एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। तो आप कौन से टाइम फ्रेम में इन फंड्स को आप कंपेयर कर रहे हैं, वो
एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा टू से कि ये फंड कैटेगरी क्यों इतना अच्छा किया है, वो क्यों नहीं अच्छा किया है। मार्केट करेक्शन फेज में आप कंपेयर करेंगे तो इसका एग्जैक्टली उल्टा होगा। Sure. तो दैट इज ओके, बट आई थिंक ओवर लॉन्ग टर्म, क्योंकि मार्केट ने रिटर्न्स जनरली ठीक ही दिए हैं, डबल डिजिट रिटर्न्स दिए हैं, एग्रेसिव हाइब्रिड इज आल्सो अ डिसेंट कैटेगरी इन दैट कॉन्टेक्स्ट, जहाँ पे इक्विटी एलोकेशन थोड़ा ज्यादा रहा है। सो वुड हैव हेल्प्ड देम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। So do you think कि एक balanced advantage fund शायद better हो compared to an aggressive hybrid fund to balance my risk return in terms of hybrid funds, क्योंकि उसमें dynamically change हो रहा है allocation? करेक्ट। तो रिस्क एपेटाइट जो इन्वेस्टर्स की है उन पे डिपेंड करता है। थोड़ा ज्यादा रिस्क है जिनको रखना है तो वो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स की तरफ अपना रुझान रख सकते हैं। नहीं तो जो थोड़ा ज्यादा कंजर्वेटिव हैं, जिनको थोड़ा ड्रॉ डाउन्स के टाइम जब मार्केट करेक्ट होते हैं, उस टाइम उनको अगर थोड़ा ज्यादा पीस ऑफ माइंड चाहिए तो समथिंग लाइक अ बैलेंस एडवांटेज फंड वुड बी मोर सूटेड फॉर देम। ऑब्वियसली रिटर्न्स थोड़े कम रहेंगे, बट क्योंकि रेंज भी हमारी ज्यादा रखते हैं, 30 to 80% है फॉर आवर फंड, हमारे फंड के लिए। तो जब मार्केट ज्यादा करेक्ट होते हैं तो हम भी 60, 70, 80% की तरफ जाते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट में, जब वैल्यूएशंस काफी जाते हैं। तो आई थिंक ऑब्वियसली स्टिल लॉन्ग टर्म में एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स वुड हैव डन बेटर, थोड़े बेटर रिटर्न्स दिए होंगे, क्योंकि ऑन एन एवरेज उनका इक्विटी एलोकेशन ज्यादा रहा होगा और इक्विटी रिटर्न्स अच्छे रहे हैं पिछले 10-15 सालों में। बट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स अगर हम देखेंगे तो मेरा मानना है कि बैलेंस एडवांटेज फंड्स आर स्लाइटली बेटर, क्योंकि रिस्क भी उसमें उतना कम है और प्रोपोर्शनेटली रिटर्न उतना कम नहीं होता है। ओके, वंडरफुल। ओके रजत, जस्ट लास्ट 1 or 2 क्वेश्चंस। ये हम सबसे पूछते हैं क्योंकि आप सब इतने टाइम से इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, यू हैव गिवन सो मेनी इयर्स ऑफ योर लाइफ एंड करियर टू दिस इंडस्ट्री। हेल्प अस अंडरस्टैंड कि ऐसे कौन सी गलतियां हैं जो शायद आपने करी हैं, और उनमें से क्या लर्निंग्स मिली हैं आपको जो अब आप अब इम्प्लीमेंट करते हैं कि हाँ गलतियां करी थी, ये लर्निंग्स हैं, और व्हाट आर द लर्निंग्स दैट यू वुड लाइक टू पास ऑन टू अस? आई थिंक गलतियां तो होती हैं, लर्निंग्स से मैं चालू करूंगा ओवर टाइम कि आई हैव लर्नड कि एक तो पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप प्लीज पेशेंस रखिए। मतलब 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना रिटर्न्स नहीं बना, वैसा मत सोचिए। ओके, और थोड़ा मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म अपना टाइम होराइजन रखिए। इन्वेस्टमेंट्स में टेक टाइम टू स्टार्ट डिलीवरिंग रिटर्न्स, बट पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत ही पावरफुल टूल है। स्टार्ट्स कंपाउंडिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, it is phenomenal, it can do wonders। तो एक तो पेशेंस रखना जरूरी है इन्वेस्टमेंट्स में, वो मैंने भी सीखा है ओवर टाइम। जैसे मैं बोल रहा था, बिजनेसेस, कंपनीज भी अपने साइकिल से जाती हैं, बैड फेजेस, गुड फेजेस। अगर आपका इन्वेस्टमेंट और कंपनी डिसेंट है, फॉर माय फंड, तो वो बैड फेज में पेशेंस रखना जरूरी है। दैट आप जब थिंग्स टर्न हो, then you are there to get the fruits। दूसरा है कि ग्रेजुअल इन्वेस्टिंग और डाइवेस्टिंग, जो मैंने सीखा है कि वो काफी अच्छी चीज होती है। ये नहीं कि आप एक साथ बड़ा पैसा जनरली मत डालिए, एक साथ बड़ा पैसा जनरली मत निकालिए। उसका रीजन ये है कि जैसा मैं हमेशा से बोल रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में मार्केट कहाँ जाएगा वो किसी को नहीं पता है। आप धीरे धीरे निवेश करते रहिए। जैसे SIP अगर हम बोलते हैं तो ठीक है, मतलब कीप इन्वेस्टिंग, और निकालते वक्त भी ऑब्वियसली अनलेसली कोई इमरजेंसी है कि आपको पैसा निकालना ही है तो अलग बात है, बट निकालते वक्त भी आप धीरे धीरे ही निकालिए। तो वो मुझे लगता है कि वो एक बेटर मॉडल है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट कहाँ जाएगा, क्यों जाएगा, वो किसी को पता नहीं है। आप एक साथ निकाल लेंगे और फिर मार्केट ऊपर चले जाएगा तो फिर आपको लगेगा अरे क्यों निकाल दिया, एंड वाइस वर्सा भी होगा। बट ठीक है, इसीलिए ग्रेजुअल करिए, ग्रेजुअल के साथ साथ थोड़ा सा कॉन्ट्रा भी रखिए। जैसा तो ग्रीड एंड फियर जो प्ले होता है कि जब मार्केट्स वीक हो रहे हैं, गिर रहे हैं, तब पैसा निकालिए मत, तब थोड़ा अगर हो सकता है तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए। तो वो कॉन्ट्रा भी उसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा, तो इट विल बी वेरी गुड। और मैं ये नहीं बोलूंगा हमेशा कि गिर रहा है तो पैसा डालो, ऊपर जा रहा है तो धीरे धीरे प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट धीरे धीरे। सो ग्रेजुअली इन्वेस्ट करिए और डाइवेस्ट करिए, पेशेंस रखिए, टाइम दीजिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को,
दिस इज व्हाट आई हैव लर्न। और ये मिस्टेक से ही हुआ है ना, क्योंकि अच्छी कंपनीज, अच्छे इन्वेस्टमेंट्स कई बार मैंने जल्दी बेच दिए अपने पोर्टफोलियो में, एंड कंपनीज कंटिन्यू टू डू वेल आफ्टर दैट। मतलब मेगा रिटर्न्स बनाए आफ्टर आई हैव सोल्ड सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स। तो उसी से है कि धीरे धीरे करना है, एकदम कंप्लीट एग्जिट एक साथ डालना है, एक साथ निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये है, आई थिंक ये 2-3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं। पेशेंस, ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट डाइवेस्टमेंट, और थोड़ा कॉन्ट्रा अगर उसमें आप फ्लेवर ऐड कर सकते हैं तो। वरना लोग उल्टा करते हैं, 5% मार्केट करेक्ट होगा तो लोग बोलेंगे अभी तो और गिरेगा, एंड देन दे गेट स्केयर्ड, देन दे गेट वरिड, और फिर वो गलत समय पे जब पैसा इनको इन्वेस्ट करना चाहिए तब वो निकाल लेते हैं पैसा, एंड वाइस वर्सा। मोमेंटम हो जाता है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट तो ऊपर ही जा रहा है, देन एवरीबॉडी विल टॉक ओनली पॉजिटिव, देन पीपल विल से अरे अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो शायद वो सही समय नहीं था वो शायद इन्वेस्ट करने के लिए। थोड़ा कॉन्ट्रा अगर आप फ्लेवर ऐड कर सकते हैं तो मैंने देखा है कि वो ऑलवेज वर्क्स। ओके, वंडरफुल। जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन रजत, हमारे व्यूअर्स के लिए कोई बुक रिकमेंडेशन, ऐसी कोई बुक जो आपको लगता है कि आपको बहुत इन्फ्लुएंस की है, समथिंग दैट यू वुड वांट ऑल ऑफ अस टू रीड? बहुत एक तो ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड शायद नहीं है, बट एक बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी। इट्स अ सिंपल स्मॉल बुक, इट इज अबाउट योर जस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन जनरल इन लाइफ, इंक्लूडिंग सम पार्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। आई थिंक एक तो सरल भाषा में है, बहुत ही डिफिकल्ट बुक नहीं है, बहुत मोटी बुक नहीं है, तो आप पढ़ सकते हैं। आई थिंक वो मॉर्गन हाउसल की बुक है, वो काफी इंटरेस्टिंग बुक है। हम लोग के लिए शायद उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, बट नॉर्मल, क्योंकि हम इतनी ऑलरेडी हैं, इन्वेस्टर्स हैं, इतना हमारे पास आता है पढ़ने के लिए, रिसर्च के लिए, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का आप पढ़ते रहते हैं कुछ वो क्या लिख रहे हैं, बट वेरी बेसिक थिंग्स अबाउट हाउ टू मैनेज योर फाइनेंसेस एज अ कॉमन मैन। आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड स्पेसिफिकली एक है पीटर लिंच की वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट, दैट आई थिंक which is specific to investment ideas and thought process. I think ये 2 books हैं। One Upon the Wall Street तो थोड़ी बड़ी है book, but Psychology of Money is a nice light read मेरे हिसाब से। I think ये books हैं जो finance से related, it can help your viewers. Sure, wonderful. Thank you so much, Rajat. I think it was a wonderful conversation. I'm sure हमारे viewers को बहुत कुछ सीखने के लिए तो मिला ही होगा, but I'm sure they will implement a lot of your learnings in their investment journey. So thank you so much for your time, and we do hope कि हम आपको दोबारा maybe in a few months time get you back on the show. So thank you so much for coming. I hope so. It was helpful for your viewers, and those whatever I have shared is like my honest opinions and learnings of the 16 years of experience. Is difficult investing actually ऐसा लगता है लोगों को, but that's why they say it's not only just science, it's art and science, behaviorally, so many things mattered. So yeah, it's a tough thing. I think investing जितना मुश्किल लगता है, अगर आप उतना ही simple रखेंगे हाँ, तो you'll do well. सिंपल रखेंगे और टाइम होराइजन हमेशा लंबा रखिए। मैं वही बोलता हूँ सबको, टाइम होराइजन अगर आप लंबा रखेंगे तो it will work in your favor. It will always be beneficial to you. Volatility से मत घबराइए, वॉलेटिलिटी तो रहेगी, हर चीज में वॉलेटिलिटी है। वॉलेटिलिटी से मत बॉदर करिए, आपके पास टाइम होराइजन है लंबा अगर इन्वेस्ट करके रखने के लिए, डेफिनेटली निश्चिंत होकर निवेश करना चाहिए। Thank you so much, Rajat. Thank you. Thank you. Wow, that was such a wonderful conversation with Mr. Rajat. I'm sure आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा, and I'm sure all of you would have a lot of takeaways from this particular session. तो जल्दी से जो भी मैंने मिस्टर रजत के साथ डिस्कस किया, मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ। तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं जिनके ऊपर हम एक कॉन्ट्रा बेट ले सकते हैं। तो मिस्टर रजत सेज कि अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो या तो वो अच्छा करते हैं या अच्छा नहीं करते हैं। तो ही सेज कि प्राइवेट बैंक्स एक अच्छा ऑप्शन अभी के टाइम में हो सकते हैं, क्योंकि वो उतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है।
केमिकल सेक्टर जो पैंडेमिक के टाइम में काफ़ी ओवर वैल्यूड था बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन इश्यूज, उसमें भी हम अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि इस सेक्टर में भी काफ़ी करेक्शन हुआ है। ही ऑल्सो सेज कि FMCG सेक्टर को भी कंसिडर किया जा सकता है क्योंकि मॉनसून्स अच्छे रहे हैं और रूरल डिमांड भी बढ़ रही है जिसको FMCG सेक्टर में बूस्ट मिल सकता है। फिर हमने मिस्टर रजत के साथ डिस्कस किया कि ग्रोथ ओरिएंटेड स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग क्या होता है। सो मिस्टर रजत सेज कि अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स की अगर हम बात करें, चाहे वो ग्रोथ हो, वैल्यू हो या मोमेंटम हो, सो अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स अलग अलग टाइम्स पे काम करते हैं या अच्छा करते हैं। सो जो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज होती हैं वो ऐसी कंपनीज होती हैं जो मार्केट शेयर गेन कर रही हैं कंपेयर टू इट्स पीयर्स। सो ही सेज दैट एट ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड वो ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करते हैं जिनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है, जिनकी रिसर्च कैपेबिलिटीज काफ़ी स्ट्रांग हैं। ऐसी कंपनीज को देखते हैं कि वो कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वेंडर्स को या दूसरे स्टेक होल्डर्स को कैसे ट्रीट कर रही हैं, और एक बार वो ऐसी कंपनीज को जब आइडेंटिफाई कर लेती हैं तो फिर वो इन कंपनीज को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लेती हैं एंड इट्स ऑल्सो विलिंग टू पे अ प्रीमियम फॉर इट। फिर हमने मिस्टर रजत से पूछा कि म्यूचुअल फंड्स में हम अपनी असेट एलोकेशन को कैसे प्लान कर सकते हैं एज इन्वेस्टर्स। तो मिस्टर रजत सेज कि सबसे पहले तो वन साइज फिट्स ऑल स्ट्रैटेजी इन्वेस्टमेंट्स के लिए काम नहीं करती है। ही सेज आइडियली एक इन्वेस्टर को अपनी असेट एलोकेशन बेस करनी चाहिए ऑन देयर फाइनेंशियल गोल्स एंड ऑन रिस्क टॉलरेंस। तो ही सेज कि अगर आपके बहुत सारे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स हैं और आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है तब आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स इक्विटीज में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके लोन्स हैं या आपकी कोई लाइबिलिटीज हैं तो आप इक्विटीज में थोड़ा कम कर सकते हैं एलोकेशन। ही ऑल्सो सेज कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपका इक्विटी में एलोकेशन कम होना चाहिए और फिक्स्ड इनकम या सेफर इन्वेस्टमेंट्स की तरफ ज्यादा बढ़ना चाहिए। फिर हमने मिस्टर रजत से डिस्कस किया अबाउट इन्वेस्टिंग इन इक्विटी फंड्स थ्रू SIPs टू अचीव सम इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल गोल्स लाइक चिल्ड्रंस एजुकेशन और मैरिज। तो मिस्टर रजत सेज कि अगर आप एक यंग पेरेंट हैं और आपका एक फाइनेंशियल गोल है जो बच्चों की हायर एजुकेशन है और वो एक लॉन्ग टर्म गोल है, विच मीन्स अभी आपके बच्चे काफी छोटे हैं, तो तब आप एक हायर एलोकेशन इक्विटी में कर सकते हैं, विच मीन्स आप SIPs इक्विटी फंड्स में कर सकते हैं। ही सेज कि अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो इक्विटी एज एन असेट क्लास ने सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं कंपेयर टू ऑल द अदर असेट क्लासेस। ही सेज कि अगर आपका रिस्क टॉलरेंस थोड़ा ज्यादा है तब आप मिड कैप फंड्स या स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका रिस्क टॉलरेंस थोड़ा मॉडरेट है तब आप फ्लेक्सी कैप फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। ही ऑल्सो सेज कि जब आप सिर्फ 1 या 2 साल दूर हैं वो फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए तब आप अपने कॉर्पस को इक्विटी से फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स में शिफ्ट कर सकते हैं। फिर हमने मिस्टर रजत से पूछा कि जो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स होते हैं क्या वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। तो मिस्टर रजत सेज कि अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स एज द नेम सजेस्ट ऐसे फंड्स होते हैं जिसमें इक्विटी कंपोनेंट ज्यादा होता है, डेट कंपोनेंट थोड़ा कम होता है। तो इन एन अग्रेसिव हाइब्रिड फंड you can have an equity component anywhere between 65 to 80%. तो ही says कि जब हम aggressive hybrid funds और balanced advantage funds को compare करते हैं, balanced advantage funds better returns देते हैं at times जब stock market गिर रही होती है। तो ही says कि जब आप दो hybrid funds को compare कर रहे हैं तो time period of comparison बहुत जरूरी होता है। So he says कि अगर आप एक balanced advantage fund में invest कर रहे हैं then you are the kind of investor जिसका risk tolerance थोड़ा कम है, क्योंकि balanced advantage funds ने जो है compared to aggressive hybrid funds better risk adjusted रिटर्न्स देते हैं। फिर हमने मिस्टर रजत से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम इक्विटी मार्केट्स एंड मिस्टर रजत सेज कि पेशेंस एक बहुत जरूरी चीज है व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज। जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात हम करते हैं वो आपको तभी मिलता है जब आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं, तभी आप हायर रिटर्न्स एंजॉय कर सकते हैं फ्रॉम योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। ही ऑल्सो सेज कि जब आप इक्विटीज में इन्वेस्ट करें तो धीरे धीरे इन्वेस्ट करिए, प्रेफरेबली थ्रू SIPs, और जब आप विड्रॉ भी करते हैं तभी यू शुड विड्रॉ स्लोली, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यू may lose out on some opportunities if the stock market rallies. He also says कि आप equity investments में contra approach भी follow कर सकते हैं if you understand the stock market. So that was about it in this particular episode. I do hope all of you had some wonderful learnings. Please do like this video. Please share it with everyone and do subscribe to the channel, which is Mutual Funds at Grow. Thank you so much for watching. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.